ये कहानी है जॉर्ज की, एक टॉप लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर, काम, शार्प माइंड, जीरो इमोशंस ऑन ड्यूटी। लेकिन ट्विस्ट ये है, उसकी वाइफ कैथरीन भी उसी डिपार्टमेंट की एलीट स्पाई है। एक रात जॉर्ज एक लाउड म्यूजिक वाले बार में अपने बॉस से मिलता है। जैसे ही बॉस उसे देखता है, वो उसे बाहर एक क्वाइट जगह ले जाता है। वहाँ बॉस सीधा बोलता है, तुम्हारा डाउट सही था, डिपार्टमेंट के अंदर कोई ट्रेटर है। और फिर वो जॉर्ज को एक लिस्ट देता है, 5 नाम, और उन 5 में से एक नाम है कैथरीन। बॉस एक्सप्लेन करता है कि यूके से एक हाईली क्लासिफाइड डिवाइस चोरी हुई है। ये काम किसी नॉर्मल एजेंट का नहीं हो सकता। अगर वो डिवाइस रॉन्ग हैंड्स में चली गई तो हजारों इनोसेंट लोगों की जान रिस्क में आ सकती है। और सस्पिशन सबसे ज्यादा कैथरीन पर है। सोचो, एक स्पाई के लिए सबसे टफ मिशन क्या होगा? अपनी ही वाइफ को इन्वेस्टिगेट करना। जॉर्ज तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो 1 वीक का टाइम मांगता है, सिर्फ 7 दिन। वो खुद पता लगाएगा कि असली गद्दार कौन है, और बॉस को कहता है कि अभी इस बात को आगे रिपोर्ट ना किया जाए, वरना सब अलर्ट हो जाएंगे। दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं, कोई उनकी बात सुन चुका है। गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। घर पर जॉर्ज बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, किचन में खाना बना रहा है, लेकिन उसका दिमाग इन्वेस्टिगेशन मोड में है। वो ऊपर कैथरीन के पास जाता है। यहाँ एक और शॉक मिलता है। कैथरीन को भी पता है कि डिपार्टमेंट के अंदर कोई ट्रेटर है। उनका डिपार्टमेंट है NCSC, नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर। हाई लेवल साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैंडल करता है। स्टेक्स एक्सट्रीमली हाई है। जॉर्ज कैजुअली बताता है कि उसने 4 कोलीग्स को डिनर पर इनवाइट किया है। ऑफिशियल रीजन फ्रेंडली गैदरिंग, रियल रीजन ऑब्जर्वेशन। डिनर टेबल बनने वाली है साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड। जॉर्ज का प्लान सिंपल नहीं, जीनियस लेवल है। वो चाहता है कि डिनर के दौरान सब लोग ओपन हो जाएं। हर एक्सप्रेशन, हर रिएक्शन, हर ऑकवर्ड साइलेंस सब एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि स्पाई वर्ल्ड में सच जुबान से कम, बिहेवियर से ज्यादा निकलता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उन 5 सस्पेक्ट्स में से एक उसकी अपनी वाइफ है। अब सवाल ये है, क्या कैथरीन सच में डिपार्टमेंट को बिट्रे कर रही है, या फिर कोई और गेम खेल रहा है जहां जॉर्ज को ही मैनिपुलेट किया जा रहा है? ये सिर्फ एक स्पाई स्टोरी नहीं, ये इमोशनल वॉर है, जहां एक तरफ ड्यूटी है और दूसरी तरफ मैरिज। और जब दोनों टकराते हैं तो कोई ना कोई टूट जरूर जाता है। स्टोरी अभी बस शुरू हुई है। कैथरीन हल्का सा स्माइल करके जॉर्ज से पूछती है, तुम हम सब पर लाई डिटेक्टर टेस्ट करने वाले हो क्या? जॉर्ज बिल्कुल काम टोन में कहता है, लाई डिटेक्टर से भी बड़ा प्लान है मेरा। फिर वो कैजुअली रिवील करता है, जो डिनर मैंने बनाया है उसमें मैंने एक स्पेशल ड्रग मिक्स की है, ट्रूथ को सरफेस पर लाने के लिए। तुम्हें वो खाना खाने की जरूरत नहीं। कैथरीन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जॉर्ज सिर्फ हस्बैंड नहीं, इन्वेस्टिगेटर मोड में है। दूसरी तरफ बाकी 4 लोग डिनर के लिए रेडी हो रहे हैं। जोई, डिपार्टमेंट की साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहले डाउट रेज करती है, इतनी शॉर्ट नोटिस पे क्यों बुलाया, और सिर्फ हम 4 ही क्यों? जेम्स हंसी में टाल देता है, रिलैक्स, हम फ्रेंड्स हैं, ओवरथिंक मत करो। बाकी 2 लोग हैं, क्लैरिसा और फ्रेडी, मैरिड कपल, दोनों भी डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। सब घर पहुंचते हैं। डिनर स्टार्ट होता है। एटमॉस्फेयर क्लासी है, लेकिन अंडरकरंट टेंस है। सबसे पहले कैथरीन बोलती है। वो 2012 का इंसिडेंट याद दिलाती है। इराक वॉर के दौरान उसने एक पावरफुल साइबर कोड लिखा था, जिसे एनिमी का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। क्लैरिसा शॉक हो जाती है, वो कोड तुमने लिखा था? मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ और मैंने वो कोड डजन्स ऑफ टाइम्स एनालाइज किया है। मुझे कभी पता नहीं चला कि उसके पीछे कौन था। रिस्पेक्ट क्लियर है, लेकिन ड्रग का इफेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। फिर फ्रेडी बोलता है। वो अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करता है। मेरे फादर को विमेन का ऑब्सेशन था, अफेयर्स पर अफेयर्स। उन पर स्पाई करने का असाइनमेंट जॉर्ज को मिला था। जॉर्ज ने काम परफेक्टली किया, फोटोज, वीडियोस सब कलेक्ट किया। लेकिन फ्रेडी के मुताबिक जॉर्ज ने एक लाइन क्रॉस कर दी। फैमिली गैदरिंग के दौरान उन वीडियोस को सबके सामने प्ले कर दिया। रिजल्ट, डिवोर्स, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, फैमिली ब्रेकडाउन। फ्रेडी के अंदर का गुस्सा अब भी जिंदा है। जॉर्ज क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। उसे समझ आ गया, ड्रग का इफेक्ट एक्टिव है, इमोशंस कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं। अब सच निकलेगा। जॉर्ज स्माइल करता है और बोलता है, न्यू ईयर आने वाला है, क्यों ना हम अपनी रेजोल्यूशंस डिस्कस करें? सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये गेम सिर्फ शुरू हुआ है, और अब हर एक की असली पर्सनालिटी धीरे धीरे एक्सपोज होने वाली है। क्योंकि इस टेबल पर सिर्फ खाना सर्व नहीं हो रहा, यहाँ ट्रस्ट डाइसेक्ट हो रहा है। जॉर्ज टेबल पर सबको देखता है और कहता है, न्यू ईयर बस आने ही वाला है, क्यों ना हम अपने रेजोल्यूशंस डिस्कस करें? लेकिन एक ट्विस्ट होगा, जो बंदा आपके राइट साइड बैठा है, आप उसका रेजोल्यूशन बताएंगे।
रूम में हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल स्प्रेड हो जाती है। सबसे पहले जोई स्टार्ट करती है। वो जेम्स की तरफ देखकर कहती है, जेम्स को प्रमोशन चाहिए हर कॉस्ट पर। मेरा रेजोल्यूशन ये है कि नेक्स्ट ईयर वो थोड़ा स्लो हो जाए, हर चीज के लिए इतना डेस्परेट ना हो। जेम्स फेक स्माइल देता है, लेकिन उसकी आंखों में इरिटेशन क्लियर है। अब बारी आती है क्लैरिसा की। वो डायरेक्टली बोल देती है, मुझे लगता है मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। मेरा रेजोल्यूशन है कि फ्रेडी उस औरत से दूर रहे और सच एक्सेप्ट करे। टेबल साइलेंट। फ्रेडी एक्सप्लोड कर देता है, तुम्हें हर वक्त डाउट रहता है, ये तुम्हारी फैमिली इश्यूज की वजह से है। तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स ने तुम्हें इनसिक्योर बना दिया है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मुझ पर जो तुमसे प्यार करता है। एटमॉस्फेयर गर्म हो चुका है। तब जॉर्ज बीच में बोलता है, बिल्कुल ठंडे टोन में, तुम प्यार करते हो या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अफेयर है, ये फैक्ट है। सब शॉक। जॉर्ज स्पेसिफिक होटल का नाम लेता है, वो डेट्स बताता है, कॉल्स के टाइम स्टैम्प्स तक मेंशन करता है। काम के दौरान भी तुम उससे कांटेक्ट में रहते हो। फ्रेडी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्लेरिसा का कंट्रोल टूट जाता है। एक सेकंड में वो डिनर नाइफ उठाती है और फ्रेडी के हाथ में घुसा देती है। सब लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं। डिनर तुरंत स्टॉप। फ्रेडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रात के एंड पर सिर्फ जॉर्ज और कैथरीन बचे होते हैं। दोनों लेफ्ट ओवर फूड पैक कर रहे होते हैं। कैथरीन हल्की सी सार्कास्टिक टोन में कहती है, तुमने ड्रग थोड़ा ज्यादा मिक्स कर दिया था। सब लोग यूजुअल से ज्यादा ऑनेस्ट हो गए। वो ऊपर चली जाती है। जॉर्ज किचन क्लीन करते वक्त डस्टबिन में एक चीज नोटिस करता है, एक मूवी टिकट। उस पर डेट और टाइम लिखा है, बिल्कुल उस दिन का जब कैथरीन ने कहा था कि वो ऑफिशियल वर्क पर बाहर जा रही है, लेकिन टिकट किसी सिनेमा शो का है। जॉर्ज का डाउट और गहरा हो जाता है। अगला दिन जॉर्ज कैजुअली कैथरीन से पूछता है, कल तुम एग्जैक्टली कहाँ थी? कैथरीन बिना हेजिटेशन के कहती है, ऑफिशियल असाइनमेंट पर। जॉर्ज मूवी का जिक्र करता है। कैथरीन का एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल। मैंने उस मूवी का नाम भी नहीं सुना। जॉर्ज उसकी आंखों को स्टडी करता है, ब्रीदिंग, टोन, ब्लिंक रेट सब एनालाइज करता है। कुछ तो मिसमैच है और इस बार शक सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा, अब ये पर्सनल हो चुका है। जॉर्ज डिसाइड करता है कि अब वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा, वो साइलेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि इस गेम में जो सबसे कम बोलता है वही सबसे ज्यादा जानता है। और अब ट्रस्ट ऑफिशियली क्रैक हो चुका है। नेक्स्ट लेवल माइंड गेम यहीं से स्टार्ट होता है। जॉर्ज क्वाइटली अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड कैथरीन के पर्स में स्लिप कर देता है, बिना उसे बताए। फिर सीधा डिपार्टमेंट पहुंचता है। रिसेप्शन पर कैजुअली कहता है, मैं अपना आईडी घर भूल गया हूँ, टेम्पररी एक्सेस कार्ड चाहिए। प्लान सिंपल है, देखना ये है कि कैथरीन उसका कार्ड नोटिस करती है या नहीं। टेम्पररी कार्ड मिलते ही वो ऊपर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है फ्रेडी से। फ्रेडी सीरियस टोन में बोलता है, शायद तुम्हें पता चल गया होगा, कल रात बॉस की डेथ हो गई। जॉर्ज फ्रीज नहीं करता, लेकिन अंदर से शॉक है। फ्रेडी बताता है, वो सिर्फ ड्रिंक कर रहे थे और अचानक कोलैप्स हो गए, कोई क्लियर रीजन नहीं। फिर वो कैजुअली पूछता है, उन्होंने तुमसे किसी केस के बारे में बात की थी क्या? जॉर्ज सीधा जवाब नहीं देता, क्योंकि जिस केस की बात हो रही है उसमें फ्रेडी खुद भी सस्पेक्ट लिस्ट में था। जॉर्ज सीधा कैथरीन के ऑफिस की तरफ बढ़ता है। कैथरीन मीटिंग में होती है। वो बाहर आकर उसे आईडी कार्ड दे देती है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए। कोई पैनिक नहीं, कोई ऑकवर्ड रिएक्शन नहीं। ये और कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे ही कैथरीन वापस मीटिंग में जाती है, जॉर्ज क्वाइटली उसके ऑफिस में घुस जाता है। वो ग्लव्स पहनता है, फिंगरप्रिंट्स अवॉइड करने के लिए। उसका टारगेट है कैथरीन का कंप्यूटर। वो उसका स्केड्यूल चेक करता है, उस दिन का डेटा ओपन करता है जिस दिन कैथरीन ने कहा था कि वो ऑफिशियल असाइनमेंट पर गई थी। स्क्रीन पर क्लियर लिखा है, ट्रिप टू ज्यूरिक, और साथ में एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट। जॉर्ज तुरंत वो कोऑर्डिनेट नोट कर लेता है, मतलब वो झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन ज्यूरिक क्यों और वहाँ किससे मिलने? दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होते ही कैथरीन सीधा जोई के पास जाती है। जोई डिपार्टमेंट की डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट है। हर एजेंट को मंथली काउंसलिंग सेशन अटेंड करना होता है। जोई सॉफ्टली पूछती है, लाइफ में क्या चल रहा है? स्ट्रेस लेवल कैसा है? स्लीप ठीक आ रही है? कैथरीन एडमिट करती है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं एक स्लीपिंग मेडिकेशन ले रही हूँ। जोई डोसेज के बारे में डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछती है, फिर कहती है, डोज काफ़ी लो है, रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं अगर तुम सच बोल रही हो। कैथरीन सीधा जवाब देती है, मैं सच बोल रही हूँ। जोई उसे जाने देती है, लेकिन यहाँ एक सटल डाउट क्रिएट हो चुका है। डिपार्टमेंट की डॉक्टर सब एजेंट्स की मेंटल फाइल्स, उनकी मेडिसिन्स, उनकी वीकनेसेस जानती है। पावर साइलेंट होती है। इस सब के बीच जॉर्ज अपनी फेवरेट जगह पर चला जाता है। सिटी से दूर, जंगल के बीच। वो कार पार्क करता है, एक छोटी बोट लेकर रिवर में चला जाता है। फिशिंग उसका थेरेपी है। जब भी उसे डीप सोचना होता है वो यहीं आता है। वो बेट थ्रो करता है और दिमाग में हर सस्पेक्ट को रिवाइंड करता है। जेम्स, फ्रेडी, क्लैरिसा, जोई, कैथरीन। कौन झूठ बोल रहा है? कौन ओवर रिएक्ट कर रहा था डिनर टेबल पर? कौन ज्यादा काम था? तभी उसकी नजर पड़ती है एक कार पर। वो इंस्टेंटली पहचान लेता है,
जेम्स। ये लोकेशन सिर्फ जॉर्ज को पता थी, मतलब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जॉर्ज तुरंत बोट वापस शोर की तरफ मोड़ देता है। अब ये सिर्फ सस्पिशन नहीं, ये लाइव सर्वेलेंस है और गेम अब और डेंजरस होने वाला है। जंगल के पास जेम्स सीधा मुद्दे पर आता है। वो जॉर्ज को बताता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक अर्जेंट टिप आई है। डिपार्टमेंट हर एजेंट के अकाउंट्स ट्रैक करता है, इवन फेक आइडेंटिटीज तक मॉनिटर होती हैं ताकि कोई मिसयूज न करे। रिसेंटली एक पुराना अकाउंट एक्टिवेट हुआ है, नाम मार्गरेट। ये अकाउंट 20 साल पहले FBI ने ट्रैक किया था और शौक ये है इस अकाउंट से 7 मिलियन पाउंड्स ट्रांसफर हुए हैं। डेस्टिनेशन ज्यूरिक। ये सुनते ही जॉर्ज का दिमाग ब्लैंक हो जाता है क्योंकि रिसेंटली कैथरीन भी ज्यूरिक गई थी। कोइंसिडेंस या कनेक्शन? अब डाउट ऑफिशियली कैथरीन पर शिफ्ट हो चुका है। जॉर्ज इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता, वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करता है। शाम को वो कैथरीन को उसी मूवी पर ले जाता है जिसका टिकट उसे डस्टबिन में मिला था। पूरा टाइम जॉर्ज उसका रिएक्शन ऑब्जर्व करता है, हर सीन पर उसकी बॉडी लैंग्वेज, सरप्राइज मोमेंट्स, एक्सप्रेशंस सब एनालाइज करता है। और तब उसे रियलाइज होता है कैथरीन ये मूवी पहली बार देख रही है। अगर वो पहले देख चुकी होती तो रिएक्शन डिफरेंट होता, मतलब मूवी टिकट किसी और का था या फिर कोई और लेयर है। जॉर्ज का डाउट थोड़ा शिफ्ट होता है लेकिन खत्म नहीं होता। घर आते ही जॉर्ज सीधा क्लैरिसा के पास पहुंचता है। क्लैरिसा उसे देखकर शॉक हो जाती है। इतने बड़े डिनर इंसिडेंट के बाद भी वो और फ्रेडी साथ हैं, टॉक्सिक लेकिन साथ। जॉर्ज सीधा कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्लैरिसा कॉशियस टोन में पूछती है, किस टाइप की हेल्प? जॉर्ज कामली बोलता है, तुम सर्विलेंस डिपार्टमेंट हैंडल करती हो, सारे कैमरास तुम्हारे कंट्रोल में हैं। मुझे एक कैमरा टेम्पररी शिफ्ट करना है, सिर्फ कुछ मिनट के लिए, ताकि किसी को पता ना चले मैं कहाँ हूँ। क्लैरिसा पहले मना करती है, इम्पॉसिबल, ऑडिट हो जाएगा। जॉर्ज कॉन्फिडेंट है, मैं पहले भी कर चुका हूँ, ट्रेस क्लीन रहेगा। आफ्टर हेजिटेशन क्लैरिसा अग्री कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही क्लैरिसा कैमरा का डायरेक्शन सटली चेंज करती है, जॉर्ज तुरंत उसके रूम में आ जाता है। वो ज्यूरिक का कोऑर्डिनेट देता है, इस लोकेशन को जूम करो। क्लैरिसा सीरियस टोन में कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट 25 सेकंड है, उसके बाद सिस्टम ऑटो रीसेट हो जाएगा। क्लॉक स्टार्ट, कैमरा जूम होता है, एक ऑफिस टाइप डेस्क विजिबल होती है और वहां आकर बैठती है कैथरीन। क्लैरिसा रिलीफ फील करती है, देखो वो ओपन एनवायरनमेंट में है, कोई सीक्रेट एक्सचेंज नहीं। लेकिन जॉर्ज का फोकस शार्प है, जूम और टाइट होता है, स्क्रीन पर डेटा फ्लैश होता है, मार्गरेट अकाउंट एक्सेस, मेडिकल क्लियरेंस ओवरराइड और कुछ इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन लॉग्स। क्लैरिसा का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ये नॉर्मल विजिट नहीं है, ये डीप ऑपरेशन है। टाइमर टिक कर रहा है, 0018 0017। सडनली कैथरीन किसी से बात करने के लिए साइड मुड़ती है, फ्रेम में एक और शैडो एंटर होती है, फेस क्लियर नहीं। सिस्टम ग्लिच करता है और 3 मिनट 25 सेकंड्स कंप्लीट। स्क्रीन ऑटो रीसेट। क्लैरिसा पैनिक मोड में, सिस्टम लॉग रिकॉर्ड हो गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। जॉर्ज तुरंत कहता है, सब लॉग आउट करो, मैनुअल ओवरराइड क्लीन करो। क्लैरिसा फास्ट कमांड्स एग्जीक्यूट करती है, डैमेज कंट्रोल हो जाता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। उन्हीं 3 मिनट 25 सेकंड्स के दौरान डिपार्टमेंट का सैटेलाइट फीड भी ऑफलाइन गया था और उसी विंडो में प्राइमरी सस्पेक्ट वार्डन डिसअपियर हो गया। मतलब अननोइंगली जॉर्ज ने एनिमी को एस्केप विंडो दे दिया। अब सिर्फ कैथरीन ही डाउट में नहीं, जॉर्ज खुद भी इन्वेस्टिगेशन रेडार पर आ सकता है। गेम अब पर्सनल से नेशनल थ्रेट लेवल पर शिफ्ट हो चुका है और सबसे डेंजरस चीज ये है, अब हर मूव का कॉन्सिक्वेंस है। अब जॉर्ज को लगता है कि कैथरीन का भी कहीं कोई अफेयर चल रहा है और तभी एक आदमी उसके बगल में बैठता है। जॉर्ज और क्लैरिसा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ऑन करते हैं और स्क्रीन पर उस आदमी का नाम आता है आंद्रे, और हाँ, वो रशियन है। जैसे ही वो दोनों क्वाइटली बात करते हैं, जॉर्ज बोलता है, इसका यूज करो, देखते हैं ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। और स्क्रीन के थ्रू उनको रिवील होता है ये लोग एक ह्यूज मनी ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लैरिसा जितना हो सके डेटा सेव करने की कोशिश करती है, लेकिन टेंशन तब बढ़ जाती है जब सिस्टम सडनली लॉक हो जाता है, क्योंकि 3 मिनट 25 सेकंड के बाद सब स्क्रीन्स पर ये सेंसिटिव इन्फो फ्लैश हो जाएगी और अब एक इमेज स्टक हो जाती है। क्लैरिसा पैनिक मोड में आ जाती है। जॉर्ज तुरंत कहता है, सब सिस्टम्स लॉग आउट करो, फास्ट। तभी फ्रेडी अपने सिस्टम पर कुछ इमेजेस नोटिस करता है और जॉर्ज को कॉल करता है। इसी वक्त उनको पता चलता है कि बॉस आर्थर ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। आर्थर सबको एक रशियन आदमी वाडीम दिखाता है स्क्रीन पर और एक्सप्लेन करता है कि वाडीम कुछ बहुत ही बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके असिस्टेंट का नाम है आंद्रे, वही आदमी जो जॉर्ज ने कैथरीन के साथ देखा था। आर्थर कहता है, आज हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है। हमारी सैटेलाइट पे वाडीम की एक्टिविटी मॉनिटर हो रही थी, लेकिन सिस्टम 3 मिनट 25 सेकंड के लिए ऑफलाइन था और उसी शॉर्ट विंडो में वाडीम डिसअपियर हो गया। मतलब किसी ने डिपार्टमेंट के अंदर से उसकी हेल्प की है। जॉर्ज का दिमाग इंस्टेंटली चिल हो जाता है। ही रियलाइजेस अनइंटेंशनली
आज उसने वाडीम को एस्केप विंडो दे दी है। आर्थर फिर सबको डिसमिस कर देता है, लेकिन जॉर्ज और फ्रेडी को होल्ड कर लेता है और वार्निंग देता है, अगर वाडीम मॉस्को पहुंच गया, वी डोंट नो व्हाट ही कैन डू। हमने एक वायरस बनाया है, नाम है सिविर। अगर कोई इसका मिसयूज करे तो ये किसी भी न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर गलत हाथों में चला गया तो इसका रिवर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये वायरस हमारे डिपार्टमेंट से मिसिंग है। अब जॉर्ज का पैनिक लेवल डबल हो जाता है। उसे समझ आता है जो भी उसने किया क्लैरिसा के हेल्प के लिए, वो अब इंटरनेशनल थ्रेट का पार्ट बन गया है। अब हर मूव का कॉन्सिक्वेंस है, और गेम अब पर्सनल से लेकर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तक शिफ्ट हो चुका है। जॉर्ज को अब समझ आ रहा है कि क्लैरिसा ने सब कुछ मिलकर किया है, और क्लैरिसा नेचुरली फ्रेडी को वो सीक्रेट्स बताने के लिए रेडी होती है, और वैसे ही होता है। जैसे ही कैथरीन वापस आती है, फ्रेडी डायरेक्टली उससे बात करता है। जॉर्ज के लिए सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अगर वैडम मॉस्को पहुंच गया तो डिपार्टमेंट सबसे पहले जॉर्ज को टारगेट करेगा, और जॉर्ज लंबी टाइम के लिए जेल भी जा सकता है, और उसके पास कभी भी प्रूफ नहीं होगा कि वो क्यों कैथरीन को ऑब्जर्व कर रहा था। अब कैथरीन को रियलाइज होता है जॉर्ज को शायद उसके ऊपर डाउट हो गया है। रात को जब वो जॉर्ज के पास सोने आती है तो देखती है कि जॉर्ज बहुत ही स्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड है। पहली बार दोनों ओपनली बात करते हैं। जॉर्ज बोलता है, अब मुझे लगता है कोई हमें सेटअप कर रहा था। उन्हें पता था कि मैं सिस्टम को 3 मिनट के लिए ऑफलाइन कर सकता हूँ, और उसी शॉर्ट विंडो में वडीम को एस्केप करना था। कैथरीन कहती है, ये सब सेटअप था, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अगर आगे एक्शन होता तो सब सोचेंगे कि तुम ट्रेटर हो, और अगर उन्होंने मेरी इमेजेस देखी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हम दोनों चुप नहीं बैठ सकते, अब कुछ करना पड़ेगा। जॉर्ज तुरंत अपनी प्लानिंग स्टार्ट करता है। अगले दिन फिशिंग के लिए जाते हुए वो जेम्स को साथ ले जाता है। बीच रिवर में जॉर्ज जेम्स से कहता है, जो भी गद्दार है मैं उन पे लाई डिटेक्टर टेस्ट करने वाला हूँ। जेम्स पूछता है, तुम्हारा डाउट किस पे है? इस बात पर जॉर्ज साइलेंटली फोकस हो जाता है। जेम्स बोलता है, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। मुझे पता चला कि मार्गरेट नाम का एलियस कैथरीन ने यूज किया था। डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली उस नाम को चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी कैथरीन ने उस एलियस को कंटिन्यू किया। अब जॉर्ज कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो। दूसरी तरफ कैथरीन अपनी इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रही है। सबसे पहले वो एंड्रे को ट्रेस करती है, उसके बाद वो CIA के एक एजेंट से मिलती है और रिवील करती है, जब मैं एंड्रे से मिली थी मैंने उसके क्लोथ्स पे ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। वो सारे कोऑर्डिनेट्स CIA को दे देती है और इन्फॉर्म करती है कि वैडम उनके लिए मेजर थ्रेट है। वैडम के कोऑर्डिनेट्स भी अब उनके पास हैं। कैथरीन के पास अब सारी CIA की इन्फॉर्मेशन है। वो टाइम वेस्ट नहीं करती और एंड्रे और वैडम दोनों को एलिमिनेट कर देती है। ये स्टेप कैथरीन ने डिलिबरेटली लिया ताकि केस का ट्रेस कंप्लीटली वाइप हो जाए और किसी को ये ना पता चले कि वो एंड्रे से मिली थी। वो सीधा आर्थर के पास जाती है और कन्फ्रंट करती है, मुझे पता है कि तुमने हम दोनों को ट्रैप करने की कोशिश की। तुम्हारे बिना डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने सब कोऑर्डिनेट्स मूव किए और वैडम से सीक्रेटली मिले। आर्थर कामली कहता है, अब तुम कभी प्रूव नहीं कर पाओगी कि मैंने तुम दोनों को ट्रैप करने की प्लानिंग की थी। कैथरीन कहती है, शायद मैं प्रूफ नहीं दिखा सकती, लेकिन तुम्हारे प्लान को मैं डेफिनेटली रूइन कर सकती हूँ। अगर पॉसिबल हो तो CIA के ड्रोन्स को ट्रेस करने की कोशिश करो। और फिर हम देखते हैं कि CIA के ड्रोन्स वैडम और एंड्रे को एक साथ न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आथा का पूरा प्लान फेल हो चुका है। दूसरी तरफ जॉर्ज अपनी इन्वेस्टिगेशन में फुल फोकस है। वो सिस्टमैटिकली हर एक का लाई डिटेक्टर टेस्ट कंडक्ट करता है। सबके इमोशनल ग्राफ्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो क्लैरिसा के पास आता है तो उसकी स्टेबिलिटी एकदम परफेक्ट है। कोई भी जंप नहीं है, कोई पैनिक नहीं। जॉर्ज समझ जाता है कि क्लैरिसा ने बहुत सारी बुक्स और ट्रेनिंग की है कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, चाहे लाई डिटेक्टर चल रहा हो। वो किसी को भी इस टेस्ट में ट्रैप नहीं कर पाता। लेकिन जॉर्ज जानता है कि अगर आर्थर ट्रेटर है तो डिपार्टमेंट के कोई लोग सीक्रेटली उसके साथ है और उन्हें किसी भी प्राइस पे पकड़ना है। जॉर्ज फिर से सबको डिनर टेबल पे बुलाता है। जैसे ही सब लोग आते हैं, कैथरीन गन निकाल के टेबल पे रखती है। आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। जॉर्ज जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा सीधा जवाब दो। तब डॉक्टर जॉय की नजर नीचे रग पे पड़ती है। रग चेंज कर दिया गया है। ये इंडिकेट करता है कि सब लोग सीरियसली प्लान कर रहे हैं। अगर ब्लड स्पिल होता है तो किसी को ट्रेस ना हो। जॉर्ज सबसे पहले फ्रेडी से पूछता है, तुम्हारा और जॉय का अफेयर कब से चल रहा है? इस बात को सुनते ही क्लैरिसा का ग्राउंड नीचे से जाता है। जैसे ही जॉर्ज क्वेश्चन करना शुरू करता है, क्लैरिसा शॉक हो जाती है क्योंकि फ्रेडी का अफेयर जोई के साथ चल रहा है। फ्रेडी हेजिटेंट होता है लेकिन सच बोलता है, 7-8 हफ्तों से, क्योंकि अगर मैंने लाए बोला तो सब खत्म हो सकता था। जॉर्ज एक एक करके क्लैरिसा से भी क्वेश्चंस पूछता है और क्लैरिसा परफेक्टली रिस्पॉन्ड करती है। अब जॉर्ज का फोकस शिफ्ट होता है जोई और जेम्स की तरफ। सबसे पहले जॉर्ज जेम्स से पूछता है, तुमने मूवी का टिकट डस्टबिन में क्यों थ्रो किया था ताकि मैं अपनी वाइफ पे डाउट करूं? जेम्स डिफेंड करता है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जॉर्ज सब रिवील करता है।
जेम्स, तुम हमेशा से आर्थर के साथ मिलकर प्लान कर रहे थे। तुम ही हो जिसने वायरस चुराया, कैथरीन को ट्रैप किया, मुझे फ्रेम किया और सिस्टम हैक करके ऑफलाइन कराया ताकि एंड्री एस्केप कर सके। तुम्हारा मास्टर प्लान था मुझे और कैथरीन दोनों को फंसाना। जेम्स गुस्सा हो जाता है। वो उठकर दोनों पे गन पॉइंट करता है। हाँ, ये सब मैंने किया है। लेकिन तब जेम्स रियलाइज करता है कि जॉर्ज एक्चुअली सिर्फ गेस कर रहा था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन ये लोग सीक्रेटली एक कैमरा सेट कर चुके थे और अब प्रूफ रेडी है। जेम्स पैनिक करता है और फायर करता है, लेकिन उसकी बुलेट्स फेक होती हैं, पहले ही रिप्लेस कर दी गई थी। तब कैथरीन डायरेक्टली जेम्स पे फायर करती है। जेम्स का सीन यहीं खत्म होता है और उसकी बॉडी को लोग सीक्रेटली रिवर में थ्रो कर देते हैं। सब शॉक्ड होते हैं, लेकिन सब समझ जाते हैं कि ये सही एक्शन था। अगर ये लोग जेम्स को ना रोकते तो डिपार्टमेंट में आर्थर के प्लान सक्सेसफुल होते और इवेंचुअली वो दोनों ट्रैप हो जाते। अब जॉर्ज और कैथरीन के पास क्लियर प्रूफ है और फाइनली वो अपनी पोजीशन और रेपुटेशन सिक्योर कर लेते हैं। आर्थर को भी समझ आता है कि उसका प्लान फेल हो गया है और बिट्रेयल एक्सपोज हो चुका है। आर्थर को समझ आ जाता है कि अब उसका प्लान फेल हो चुका है, इसलिए वो केस आगे नहीं बढ़ाता और जेम्स को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। उसे पता है कि अगर केस रीओपन हुआ तो सब सच जॉर्ज तक भी पहुंच सकता है। दूसरी तरफ जॉर्ज और कैथरीन वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आते हैं। पहले जैसी लाइफ चल रही थी वैसी ही चलती है, लेकिन अब उन्होंने सबसे बड़ा कंस्पिरेसी एक्सपोज कर दिया है। अब उनकी जिंदगी सेफ है और उन्होंने करप्ट लोगों और मास्टरमाइंड आर्थर के प्लान्स को फेल कर दिया। और इसके साथ ही ये फिल्म अपने थ्रिलिंग एंड पे पहुंचती है, एक ऐसे एंड के साथ जहां जस्टिस और स्ट्रैटेजी का परफेक्ट बैलेंस है और ऑडियंस को फुल सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ब्लैक बैग की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।